अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। आन अपनी शान अपनी तू ही है रखवाला। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जी फटाफट आए, समय हो गया, हमारे 9:30 बजे का टाइम हो चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाय, ये वाला हाय यूट्यूब वालों के लिए, ये वाला हाय हमारे ऐप वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सो आज भी ये क्लास ऐप पर भी है और मेरे बच्चे यूट्यूब पर भी है, क्योंकि ये भी एक डेमो की तरह आप ले सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नाउन। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी कि कैसे मैं आप लोगों के साथ मिलकर सिलेबस को कराने वाला हूं, किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे आपके इंग्लिश में मार्क्स आए 100%। ठीक है, चलिए जी, सो आज शुरुआत करते हैं अपने बैच की। आज बेसिकली हम टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, बट मेरे बच्चे जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखी है वो पहले क्लास 1 को जरूर देख लें। आज अभी क्लास नंबर 2 तो ले लें, बट बैच हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है। ये नहीं कि कल डेमो थी तो मैंने कुछ नहीं बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। कल की क्लास आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जज करने के लिए कि किस तरीके से मैं आपके साथ जुड़कर चलने वाला हूं। ठीक है, सो इस बात को बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखें। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है वो आज अभी इस क्लास के बाद कल की क्लास भी देख लेना। ठीक है जी बच्चे, अभी हमारी जो ऐप है वो सिर्फ एंड्रॉइड पे है अवेलेबल। ठीक है, उसको जल्दी ही हम लैपटॉप वगैरह के लिए सोचेंगे, अभी फिलहाल इसका कोई विचार नहीं है। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास पोस्टर आपको दिख गया था। ठीक है जी, स्टार्ट कर ले बच्चे, आगे सबके सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, जिन्होंने आज से शुरुआत की है बहुत अच्छे बच्चे, और प्लीज अपने मन में माँ सरस्वती का नाम जरूर लेना कि हे माँ, हे प्रभु, मुझे ज्ञान देना, मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा, मखौलबाजी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, तब जाके भगवान साथ देगा। तो इसलिए याद रखना मेरे बच्चे, भगवान हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान का साथ देता है। तो प्लीज सच्चे बने, अपने एफर्ट्स में कोई भी कमी ना छोड़ें कि मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं और मैं कामयाब होऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेके माँ सरस्वती का नाम। देखो जी बच्चे, हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली क्लास नंबर 2 है बच्चे हमारे बैच की। कल 9 जुलाई थी, क्लास 1 थी, आज 10 जुलाई है, क्लास नंबर 2 है। मैंने कल एक चुटकू सी बात आपको बताई थी, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने आपको कल कहा था कि भाई मेरे इंग्लिश जो अपने आप में है वो लैंग्वेज है, मतलब आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखते, आप इसको एक लैंग्वेज की तरह देखते हुए चलोगे। ठीक है, सो इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बेटा सब्जेक्ट और लैंग्वेज में बहुत बड़ा फर्क होता है, सब्जेक्ट और लैंग्वेज में बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क को जरा ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपने आप में फैक्ट पर बात करता है। कोई भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें जो लिखा है आपको वही पढ़ना होता है और वही चीज अप्लाई करनी होती है। जैसे साइंस को देखो, आप जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हो तो आप उसी रेशियो में उन चीजों को मिलाओगे, केमिकल्स को यूज करोगे, तभी वो चीज आएगी। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज चलती है मेरे बच्चे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। किस टाइप की सर्कमस्टांसेस है, क्लियर हो गया? सपोज करो आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप चिल्ला के थोड़ा ना बात कर लोगे। आप दोस्तों में हैं, आपकी लैंग्वेज अलग है। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज अलग है। इसका मतलब लैंग्वेज अपने हिसाब से सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होती है, हमें उस पर फोकस करना है। बच्चा क्या करता है मेरे बच्चे, इंग्लिश को क्या बना डालता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बना डालता है तो वो क्या पढ़ने लग जाता है? रूल। वहीं से उसकी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए याद रखना, हम इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज मान के चलेंगे। अगर हम इसको लैंग्वेज मानेंगे तो हमें पता है हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम इसको लॉजिकल के
लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, रूल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हर चीज को समझ के पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने बोला इंग्लिश से लैंग्वेज। अब मुझे अगर लैंग्वेज को हमने जज करना है तो आप सबको पता है, हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं सो लैंग्वेज में होती है डियर, लैंग्वेज को ट्रीट करने के लिए अप्रोच। याद रखना, लैंग्वेज को रीड करने के लिए या स्टडी करने के लिए या देखने के लिए हमारे पास होती है बच्चे लैंग्वेज से रिलेटेड क्या, अप्रोच। अब हमने ये जो अप्रोच देखनी है, ये देखनी है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्स, अपने एग्जाम के हिसाब से। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कौन से टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज को हमें लेके चलना है। ध्यान से सुनो, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करने की जो अप्रोच होती है वो दो तरीके से लैंग्वेज की अप्रोच देखी जाती है मेरे बच्चे। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, ध्यान से सुनते हुए चलना, बिल्कुल एकदम शांति से बैठ के बच्चे। और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है सर, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान देना। सब्जेक्टिव अप्रोच होती है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, जिसको आप कह सकते हो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका किसी भी चीज को लेकर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके रिगार्डिंग जब आप बात कर रहे हो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। सो सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब हुआ आप किसी भी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है जी, सेकंड देखो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें रोल आएगा अदर्स। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आएगा अदर्स का रोल। इसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं चलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जो गिवन कंडीशंस हैं, जो गिवन डेडलाइंस हैं, जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं, यू हैव टू फॉलो देम। आपको उन्हें फॉलो करना होगा, आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसलिए हमने यहां देखा ये मतलब निकलता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच का, नॉट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपका पर्सनल नहीं चलेगा, अदर्स का रोल आ जाएगा। इसका मतलब आपको चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी होंगी, फॉलो। तो याद रखना, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो। आपको चीजों को मेरे बच्चे फॉलो करना होगा। आप वहां अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ही कोई एजम्पशन वहां लेकर बिल्कुल भी नहीं चलोगे। अब आप खुद से सोचो, हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ इंग्लिश लैंग्वेज चलती होगी या हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज चलती होगी। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें तुरंत से याद आया, यार हमें तो एग्जामिनर को फॉलो करना होता है, उसके हिसाब से चीजों को देखना होता है। इसका मतलब मेरे बच्चे, हमारे पास पेपर में सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती। सो हमें कभी भी एग्जाम में सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगानी, हमें हमेशा मेरे बच्चे एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं इन चीजों को समझाऊंगा और ये छोटी सी चीज कितना बड़ा रूप लेगी अभी आपको पता चलेगा। इसलिए नाउन स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरे बच्चे आपका एक छोटा सा बेस तैयार करने की कोशिश की। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच किस तरीके से मायने रखती है, ध्यान देना। अभी CHSL का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में बच्चे क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था। ध्यान से सुनना जो मैं भी बातें बता रहा हूं। CHSL का एग्जाम हुआ था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था। उस एग्जाम में क्या हुआ कि जब वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आया तो एक इंस्ट्रक्शंस आई, इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, तो जो नेट पर, जो वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस आई वो अलग थी, और जो एग्जाम में जब आप एक शीट लेते हैं उस शीट पर भी आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव जो आपको एक शीट दी जाती है उस शीट पे भी पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एग्जाम में भी 12th बोर्ड के एग्जाम में भी देखते थे ना आप, शीट में पहले ही पेज पे क्या होती थी मेरे बच्चे, इंस्ट्रक्शंस होती थी। सो वहां जो इंस्ट्रक्शंस थी वो अलग थी और जो वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शंस आई वहां अलग थी।
और उस इंस्ट्रक्शन को ठीक से ना पढ़ने की वजह से 32,000 स्टूडेंट्स को 0 नंबर मिले। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 32,000 स्टूडेंट्स को 0 नंबर मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था वहां कि हमें कौन सी अप्रोच से एग्जाम को टैकल करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि भाई इसमें भी कैसे लैंग्वेज में पढ़ते टाइम अप्रोच होती है। एक बार मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर एक चीज दिखाना चाहूंगा मेरे बच्चे, उसको देखो, वो बेहद जरूरी है। फिर मैं टॉपिक की शुरुआत करूंगा ताकि अपने आप में आप दिमाग में ये चीज बैठा लें कि चीजों को हमें कैसे लेकर चलना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो मैं एक स्क्रीन पर आपको जो है लगवा देता हूं चीजों को, फिर देखते हैं एक बार। ये देखो जी, आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है मेरे बच्चे। मैं इसको पूरा बड़ा कर देता हूं, साइड में मैं छोटा दिखाई दूंगा आपको। मेन है बच्चे, आपको ये देखना है। एक बार इससे पढ़ के देखें कि ये एग्जैक्टली क्या है, फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पूरी बड़ी स्क्रीन पे आपकी ये लग चुका है। ध्यान देना बच्चे, यहां से मैं आपको 2 चीजें क्लियर कर जाऊंगा। एक तो ये UFM क्या है, ठीक है, ये अनफेयर मीन्स क्या है, और फिर वहां से मैं अदर चीजें भी आपको क्लियर कर जाऊंगा। इसलिए मैंने जो ये इमेज है ये कंप्लीट बहुत बड़ी लगाई है जानबूझ के। आपको बेहद जरूरी है इन 2 इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना मेरे बच्चे। पहली इंस्ट्रक्शन जो यहां फर्स्ट जिस पे मैंने लिखा हुआ है बच्चे, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो आई थी इंटरनेट पे वेबसाइट पर। CHSL डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, और यही CGL में बच्चों के साथ हुआ था। ठीक है, तो हमने पहली इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करना बच्चे, आपके साथ साथ आपका ग्रुप भी पढ़ रहा है। ध्यान दो, पहली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहता है कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे। बच्चे पर्सनल आइडेंटिटी बोले तो भाई आप अपना फोन नंबर नहीं यूज कर सकते, आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते, आप अपना एड्रेस यूज नहीं कर सकते, आप अपना गली नंबर यूज नहीं कर सकते। आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पर्सनल आइडेंटिटी यूज की तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। इसका मतलब बच्चे, कई बच्चों का मेरे पास वैसे भी कॉल और मैसेजेस इतने आए थे कि सर ये UFM क्या होता है। आप भी जान लो बच्चे, आपको भी CGL देना है, आपको भी किसी भी XYZ कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो UFM होता है मेरे बच्चे, अनफेयर मीन्स होते हैं ये। इसमें चीटिंग को रोकने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से, ये उनसे बचने के लिए हमने देखना है। सो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन समझ आई आपको? तो ये थी मेरे बच्चे कि भाई हमने बोला कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, इनसाइड द आंसर बुक। आंसर बुक में आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। और आगे देखना स्ट्रिक्टली डेडलाइन क्या है। अगर आप ऐसा करते हो, द कैंडिडेट हु फेल टू, ठीक है, ऑर्डर टू दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, चाहे उसके मार्क्स प्रोसेस में कितने भी आए हो, कितने भी टीचर ने दिए हो, बट आपको 0 का 0 मिल जाएगा। तो ये थी बच्चे यहां की कहानी। पहली इंस्ट्रक्शन समझ आई? तो आपको क्या नहीं लिखनी, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी। ठीक है जी। दूसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ो बच्चे। दूसरी इंस्ट्रक्शन वो थी एग्जाम में जब आप पास आंसर शीट आई, जब शीट पर आपको लिखना था, ठीक है, उसमें सेकंड इंस्ट्रक्शन थी। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ध्यान से सुनना। कहता है कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, रियल और इमेजिनरी। एनी पर्सनल आइडेंटिटी, रियल और इमेजिनरी। बेटा बात यहां से सीखने की है। आप देखो अपने गुरु के साथ, बेटा दोनों में क्या फर्क दिखा चुटकू? बेटा दोनों में फर्क दिखा। जो वेबसाइट पर इंटरनेट पे CHSL की गाइडलाइन आई थी उसमें लिखा था आप पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिख सकते। बच्चे ने बोला ठीक है पर्सनल नहीं लिखता, ठीक है भाई तो इमेजिनरी लिख दूंगा।
अपने दिमाग से कुछ सोच के लिख दूंगा, ठीक है। बट जब पेपर में गए तो वहां इंस्ट्रक्शंस पे क्या लिखा था, एनी पर्सनल आइडेंटिटी, कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी अपनी और इमेजिनरी भी, भाई या तो रियल भी नहीं लिखनी और इमेजिनरी भी लिखनी। ये इमेजिनरी क्या होता है मेरे बच्चे, इमेजिनरी ये होता है सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलानी। इनडायरेक्टली वहां एग्जामिनर ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे कि वहां प्लीज सब्जेक्टिव अप्रोच मत अपनाना। अब ये छोटी सी बात ने कितना बड़ा रोल लिया, उस रोल का एक बार आपको एक बच्चे की मैं आंसर शीट दिखा देता हूं मेरे बच्चे। उस बच्चे ने क्या किया था और उसकी सिलेक्शन कैसे रुक गई, एक बार इस बच्चे की आंसर शीट देख लो आप। ये देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये था क्वेश्चन। अब इसमें इस बच्चे ने गलती की है, ऊपर हाउस नंबर फिल कर दिया जबकि क्वेश्चन में हाउस नंबर था ही नहीं। ऊपर उसने हाउस नंबर फिल कर दिया 50B ब्लॉक, जबकि बेटा क्वेश्चन में 50B ब्लॉक हाउस नंबर है ही नहीं। और बेटा ये देख लो अगली इमेज, UFM लिख के उसको मार्क्स दे दिए गए 0। UFM लिख के उसको मार्क्स दे दिए गए 0। ये हालत थी बेटा, जो छोटी सी आपके 5-10 मिनट मैंने वहां पे गवाए, इसका रीजन यही था। क्लियर है? तो इन चीजों को प्लीज दिमाग में ध्यान में रखो कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर चलोगे, किस चीज के तरीके से चीजों को लेकर चलोगे। सो दिमाग में बैठ गया। इसका मतलब याद रखना बेटा, कभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच मत अपनाना, हमेशा क्या अपनाना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको सर्कमस्टांसेस देखनी होंगी क्या ऑथेंटिक है, ये नहीं कि अपनी खुद की इमेजिनरी दुनिया तैयार कर लो। डन हुआ? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये अप्रोच थी, इन दोनों को दिमाग में रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, इस पे नजर मार लो। अब अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी, यहां से अब आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। चीजों को आपने यहां तक समझा, बहुत अच्छी बात है, चीजें आपको समझ में आई। अब ये बहुत हेल्प करेगा जब हम इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, चलो मेरे बच्चे अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेरे बच्चे नाउन। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। हम नाउन से शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, तो ध्यान से इस टॉपिक को देखते हुए चलना, समझते हुए चलना। ठीक है, ठीक है जी, समझ आया? ये बेटा खाली डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं बोल रहा मैं, वहां भी फॉलो करनी है। हर जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई भी पेपर दो, आप पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बच्चे, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी लेके नहीं चलते कि मैं वहां क्या सोच रहा हूं। ठीक है, मैं वहां क्या सोच रहा हूं, ऐसे नहीं। चलो जी देखते हैं अब इस टॉपिक में क्या है, इस नाउन में क्या है बच्चे। जो नाउन है वो ऐसा टॉपिक है जो आपके इंग्लिश का बेस तैयार करेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर, चाहे आप बैंकिंग के कैंडिडेट हैं, चाहे आप CGL में हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, आपको नाउन से क्वेश्चन आया हुआ दिखेगा 100%। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चा सोचता है बहुत आसान है, क्योंकि वो छोटे वाला नाउन करता है, आप उसको अच्छे से नाउन को कंप्लीट नहीं करते। सो आपको करना क्या है मेरे बच्चे, आपको इस तरीके से चीजों को यहां लेकर चलना है कि इस टॉपिक की पहले सीरियसनेस को जान लो, ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। सो एग्जाम में आप इस चीज को फिक्स कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन ना हो। बेटा जब मैं किसी भी बोलूं तो एक एक करके पूछने मत लग जाना, सर क्या FCAT भी क्या, सर क्या CGL भी क्या, सर क्या SBI PO भी क्या। बेटा सारे नाउन से क्वेश्चन तय है। चलो शुरुआत करते हैं। अगर मैं नाउन को पढ़ूं तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात समझाई थी मेरे बच्चे कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं नाउन। बट मैं पहले वाला बैच भी नाउन से स्टार्ट किया था और ये वाला बैच भी नाउन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। रीजन है, एक तो स्टूडेंट चाहते हैं, दूसरा रीजन है बच्चे ये ऑनलाइन है। सो जो एक टॉपिक होता है ना, टीचर को समझने के लिए जो लगेगा, वो टॉपिक थोड़ा सा रिदम पकड़ लेगा और ये टॉपिक बेसिक से उठता हुआ चल जाता है। इसलिए सारे स्टूडेंट बड़े कंफर्टेबल रहे पहले वाले बैच में। इसी का नतीजा है मैंने सोचा दूसरे में भी जो है चांस ना लिया जाए, कहीं बच्चे घबरा ना जाए, इसलिए नाउन स्टार्ट कर रहा हूं। वरना आपको मेरा नेचर पता है, मैं प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट कर लेता हूं बैच को। ठीक है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर देता हूं, टेंस से भी अच्छा है बैच स्टार्ट किया जा सकता है, टेंस से स्टार्ट कर लेता हूं। कहीं से आप दो टॉपिक से उठा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो
देखते हैं, हम वापसी करते हैं। सो नाउन सर एग्जैक्टली क्या है? अब मैंने बोला ना, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे बच्चे उस टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक पार्ट। उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बच्चे बेसिक पार्ट। चाहे आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, उस टॉपिक का सबसे पहला पार्ट आपका होगा बेसिक पार्ट। कि बेसिक पार्ट को समझ लो। नाउन को समझने के लिए एक बार उसके बेसिक पार्ट को समझ लो। चलिए जी, बेसिक पार्ट क्या हुआ? पूरा एक इंग्लिश का सेटअप तैयार करके दे रहा हूं मेरे बच्चे आपको, कंप्लीट। अभी अभी मैंने जिक्र किया था, साथ साथ कॉपी कर लेना, कर सकते हो आप, बट जहां समझने की बात हो वहां रुक जाना मेरे बच्चे। देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। मुझे बताओ बेटा, हमारे पास लैंग्वेज की कितनी अप्रोच मैंने बता दी अभी? सर 2 अप्रोच है। एक तो होती है सब्जेक्टिव, मैंने बोला बिल्कुल। क्या हमें सब्जेक्टिव के चलना है? हमने बोला नहीं। मैंने बोला और एक अप्रोच क्या होती है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैंने बोला तो कौन सी अप्रोच से चलूं? आपने बोला ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलो। चलिए मेरे बच्चे, यहां तक पॉइंट समझ आ गया। सो इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज, मेरे बच्चे आपको मैंने बताया था, सिंपल चीज है। लैंग्वेज कहां से रिलेट करती है? साउंड से। लैंग्वेज का ओरिजिन क्या देखोगे आप? साउंड। मतलब लैंग्वेज कहां से आई मेरे बच्चे? साउंड से। ध्यान देखना, अप्रोच मैं आपको समझा चुका हूं। लैंग्वेज के इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। लैंग्वेज इंग्लिश है अपने आप में लैंग्वेज कहां से आई? साउंड से। लैंग्वेज की कितनी अप्रोच? 2। सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल, नहीं चलना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जैसा फॉलो करना है आप उस तरीके से चलोगे। चलो मेरे बच्चे, लैंग्वेज की बात बढ़ाई। लैंग्वेज कहां से रिलेशन रखती है? साउंड से। अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितनी साउंड्स होती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितनी साउंड्स होती हैं? बताओ मेरे बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितनी साउंड होती है? तो याद रखना, सिंपल सा तरीका बेटा, आप जो सोचते हो साउंड एग्जैक्टली होती है 44। याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं। एक दो बच्चा 26 लिख रहा है बेटा, 26, एक लिख रहा है 46। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का सही है। साउंड्स जो होती हैं बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में वो होती हैं 44। याद रखना, आप जब भी मैं पूछूं कमेंट करते चलेंगे। कमेंट बच्चे स्क्रीन पर, बहुत बड़ी स्क्रीन पर हमारे सामने रहती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि हम कमेंट अवॉइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, तो हाफ पे ऐप की चल रही है, हाफ पे यूट्यूब की चल रही है, एकदम करेक्ट है। चलिए मेरे बच्चे, बात करते हैं अब साउंड। याद रखना, साउंड्स अपने आप में टोटल लैंग्वेज में होती हैं 44। बच्चे साउंड को भी अपने आप में डिवाइड कर दिया गया, साउंड को भी अपने आप में डिवाइड कर दिया गया। चलो देखते हैं सर कैसे डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से सुनो, जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा मेरे बच्चे। एक ये प्यारा सा चेहरा मुस्कुराता हुआ तुम्हारा है, ठीक है और ये बच्चे जो है हमारा गला होता है, ज्यादा बड़ा है तुम्हारा, देख रहे हो भाई साहब, ये गला है तुम्हारा, ये लो मेरे बच्चे। ठीक है, अब आप इस गले में जब बात करते हैं तो इस गले में आपको एक स्विच दिखता होगा। मजाक कर रहा हूं, इस स्विच का भी टेक्निकल नाम यूज करेंगे हम। ठीक है, अभी हम टेक्निकल नाम यूज करेंगे बच्चे। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो क्या क्या यूज करते हैं हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए? बच्चे टीथ का अपना रोल है। अगर दांत नहीं हो तो आप क्या क्लियर बोल पाएंगे? सपोज एक काम करते हैं, आपके सामने के 4 दांत हटा देते हैं, मैं कह रहा हूं बोलो, क्या क्लियर बोल पाएंगे? हम क्लियर नहीं बोल पाएंगे। टंग, अगर मैं टंग हटा दूं तो क्या नहीं बोल पाएंगे। लिप्स का अपना रोल है। पापा बोल के देखो एक बार, पापा बोलो, आया ना अपना रोल। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, अगर लिप्स हटा दें तो पापा तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें लिप्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए फिर मैंने बोला ईयर का भी कहीं ना कहीं रोल है। अगर मैं कान बंद कर दूं तो मुझे यही नहीं पता चलेगा मैं कितनी जोर की बोल रहा हूं। होता है ना, कई बार हमने हेडफोन्स लगाए होते हैं और हम चिल्लाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनमें तो गाने चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं हम बोले जा रहे हैं। ईयर का अपना रोल है। इसका मतलब बच्चे टीथ है, ईयर है, माउथ है, ठीक है, टंग है, लिप्स है, इन सब का अपना अपना रोल है साउंड प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एक चीज हम भूल गए, एक चीज है, यहां एक कोड होती है बेटा, जिसको मैं अभी बोल रहा था गले में, वो होती है क्या? वोकल कॉर्ड। याद रखना इस बात में, इस गले में एक कोड होती है मेरे बच्चे, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक है जी, जिसको बोल के चलते हैं मेरे बच्चे वोकल कॉर्ड।
तो इस कोड का भी अपने आप में एक रिलेशन रखा गया है साउंड में। मतलब आप जब यहां टच करोगे ना, देखो गले के यहां टच करो हाथ, ठीक है, या अंगूठा ऐसे रख लो, ज्यादा जोर की नहीं वरना निकल लोगे तो ऐसे रखोगे तो आपको यहां वाइब्रेशन फील होती नजर आएगी। वो वाइब्रेशन जो आप फील कर पा रहे हो, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं साउंड में रोल प्ले करती है। बेटा इसी को क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। क्लियर हो गया जी? चलो, इसका मतलब अब यहीं से उसने रिलेशन स्टार्ट किया। बच्चे जो भी साउंड वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस की जाएंगी, उनको बोल दिया गया मेरे बच्चे वावल साउंड्स। ठीक है जी, मैंने क्या बोला चुटकू? ध्यान से देखो, जो भी साउंड वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस की जाएंगी बेटा उनको कैसे साउंड बोलोगे? वावल साउंड। इसका मतलब इन वावल साउंड का सीधा रिलेशन किससे आ गया? वोकल कॉर्ड से। सीधा रिलेशन किससे आ गया? वोकल कॉर्ड से। ठीक है जी, पहली बात समझ आती है। चलिए आपका चेहरा जरा हटा देते हैं देखो बच्चे, तो यहां तक की दिमाग में बैठी बात, साउंड अपने आप में वावल साउंड है। वावल साउंड का रिलेशन किससे होगा मेरे बच्चे? वोकल कॉर्ड से। जो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है उन्हीं साउंड को क्या बोलते हैं? वावल साउंड। वोकल कॉर्ड के अलावा जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जरा आन दो, उसका नाम क्या बोल देते हैं हम? बहुत बढ़िया, कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट साउंड्स हम बोल देते हैं मेरे बच्चे वो जो अदर देन वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस की जाती हैं। अदर देन वोकल कॉर्ड जो प्रोड्यूस होती हैं हम उन्हें बोल के चल लेते हैं मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट साउंड। चीजों को आराम से सीखते हुए चलना, ठीक है जी, इस बात को याद रखना, जल्दबाजी ना करें। कमेंट में बिल्कुल देखता हुआ चल रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड, इसका मतलब वावल साउंड का रिलेशन हुआ मेरे बच्चे वोकल कॉर्ड के अलावा आ गया जी कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान से देखो, चलो सोच समझ के मुझे जरा बताओ वावल साउंड कितनी होती है? सोच समझ के जरा मुझे बताओ वावल साउंड कितनी होती है? वावल साउंड कितनी होती है? अब देखो कोई कह रहा है 5 कुछ बच्चे ठीक भी जवाब दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 5। बेटा 5 नहीं होती, याद रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स नॉट लेटर्स। अभी याद रखना, आज बता रहा हूं आपको, वावल साउंड्स 20 होती हैं। वावल साउंड्स 20 होती हैं, याद रखना बच्चे, वावल साउंड होती है 20। अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करता हूं तो वो कितनी बच गई? 24। याद रखना, ये हर चीज आपका एक बेस तैयार करेगी, एक काम तैयार करेगी। बेटा हमने पढ़ना भले ही नाउन है, बट नाउन तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता तो तय करें, तभी तो एक इंग्लिश अपने बेसिक से स्टार्ट हो पाएगी। और आपके गुरु ने आपको वादा किया है बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इंग्लिश वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से सुना, वावल साउंड हुई 20 और वावल साउंड के अलावा बात करूं कॉन्सोनेंट साउंड हुई 24। अब आपके दिमाग में आएगा सर वो क्या है फिर? ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या पढ़ते हैं हम? बेटा ये लेटर होते हैं, थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ये लेटर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं इनको डिसाइड करने की कोशिश करता हूं तो ये सर डिसाइड कैसे होते हैं? मेरे बच्चे याद रखना, जब आप साउंड्स को इनको डिसाइड करते हैं तो ये साउंड्स अपने आप से नहीं, ये तैयार होती हैं आई पी ए चार्ट के तहत। IPA चार्ट के तहत, याद रखना, यहां लगा रहा हूं मैं स्टार। ये चीजें अभी नहीं, बाद में आपको बहुत काम आएंगी जब चीजों को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, वोकैब याद करते टाइम ये चीजें बड़ी काम आएंगी। जब हम वोकैब में कोई वर्ड याद कर रहे होंगे तो वहां पर ये चीजें पूरी की पूरी काम आएंगी। सो IPA चार्ट, आप बोलोगे सर ये IPA चार्ट क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। ध्यान से सुना बेटा, मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। बच्चे हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स पढ़ते हैं वो IPA के तहत पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट के हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड्स को कवर करते हैं जो 44 है। वहां से हम उन साउंड्स को बोलना सीखते हैं और आगे वोकैब याद करते टाइम चीजें याद करते हैं। ठीक है जी, तो क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट बनेगा? सर IPA पूछेगा एग्जाम में? पूछेगा नहीं मेरे बच्चे, आपके पास एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आज 5-5 बोल रहे हो वो कहीं और जो है चीजें
गड़बड़ ना कर लो तुम। बेटा साउंड से लेटर पे आऊंगा, वहां मैं बताऊंगा 5 वावल लेटर्स होते हैं, साउंड नहीं। ठीक है जी। देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको आईपीए चार्ट आपके लिए जो है लगवा देता हूं। आईपीए चार्ट को एक बार जरूर देख लो बच्चे, वो चीजें बड़ी मायने रखेंगी। ये लो जी, आपके पास आपको मेरे बच्चे आईपीए चार्ट नजर आ रहा होगा। इस चार्ट को एक बार बड़े ध्यान से देख लें। ये है मेरे बच्चे आईपीए चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे, मैं पूरा लगा देता हूं इसको। ये लो जी, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये कंप्लीट। ये है मेरे बच्चे आईपीए चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको वावल साउंड्स 20 नजर आएंगी और कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको 24 नजर आएंगी। ठीक है, इन दोनों में से आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे काम का, मैंने बोला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है मेरे बच्चे, बट आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो इंग्लिश के बेसिक के साथ चीजों को आगे आप पढ़ पाओगे, फिर ताकि आप साउंड्स के हिसाब से ही आर्टिकल्स यूज कर पाए। आर्टिकल्स में भी ये चीज बड़े काम की आएगी। तो ये बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। ठीक है, ये बाद में आपकी ऐप पर जब मैं आपको नाउन की पीडीएफ दूंगा, उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होके उस पीडीएफ में आ जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है जी, रीड नहीं करना, ये रीड नहीं करना, मैं इस बात आपको चार्ट के साउंड्स दिखा रहा हूं। ठीक है, ताकि आप एक बार उस पर सिर्फ नजर भर देख लें कि बेटा वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट जो है वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है। ठीक है बच्चे, सिर्फ ये है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना बच्चे। ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होंगी ऐप पर, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको जब पीडीएफ मिलेगी नाउन की, उसमें इन्वॉल्व होंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास ये साउंड आ गई, आईपीए चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट हमने समझ लिया। तो बेटा देखो, इंग्लिश की शुरुआत कर ली हमने बेहतर। चलो आगे बात करते हैं। साउंड्स को आपने ये रिलेट किया मेरे बच्चे किससे? वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब ध्यान रखना, मैं साउंड को रिलेट कर रहा हूं मेरे बच्चे स्पोकन इंग्लिश। अब सर इसका जिक्र करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको चीजों को सिस्टमेटिक वे से लेता हुआ चलूंगा। सो नाउन की स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बेसिक को समझो। जब आप साउंड को रिलेट करते हैं बेटा स्पोकन इंग्लिश से, स्पोकन इंग्लिश में साउंड के टाइप्स अपने आप में 3 तरीके से रख लिए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में साउंड के टाइप 3 तरीके से रख लिए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश से मेरा मतलब है, जब आप वोकैब को भी पढ़ रहे होगे, जब आप कॉम्प्रिहेंशन को भी रीड कर रहे होगे, तो वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। अब बच्चा क्या बोलता है, सर वोकैब याद होती है, भूल जाता हूं, बट ढंग से याद नहीं कर रहा होगा तू, चीजों को देख देख के समझ के याद नहीं कर रहा होगा, रट्टा मार रहा होगा। रटी हुई चीज भूलोगे, सीखी हुई चीज यहां छपती है सरकार, कहीं कैसे भूल जाओगे तुम। ठीक है, देखो स्पोकन इंग्लिश से अगर रिलेट करोगे मेरे बच्चे, अपने आप में साउंड होती है लॉन्ग साउंड, एक होती है शॉर्ट साउंड, और एक होती है मेरे बच्चे लेजी साउंड। इसका मतलब अगर स्पोकन इंग्लिश से रिलेट कर दी जाए बात, तो साउंड हमारे पास कितने टाइप की आई? 3 बच्चे। टेक्निकली 2 साउंड होती हैं, वावल और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और फिर जब आप नॉन टेक्निकल बात करते हो, स्पोकन में बात करते हो, तो मेरे बच्चे बात आती है लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड और लेजी साउंड। 3 तरीके की साउंड आपको दिखाई देती है। ध्यान देना जरा, ये लॉन्ग शॉर्ट साउंड क्या होती है, बात को जरा ध्यान से समझो। अगर मैं एक चीज आपके लिए ये लिख दूं और एक चीज ये लिख दूं, मुझे दोनों में फर्क समझाओ। बेटा देखने में, लिखने में, रिटर्न फॉर्मेशन में ये चीज स्पेलिंग का डिफरेंस है, बोलने में क्या डिफरेंस है। जब आप बोलोगे तो बच्चे यहां लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करोगे, और जब इसको बोलोगे तो यहां शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करोगे। एक बार इसको पढ़ना, साथ साथ पढ़ना है भाई साहब। एक ही वादा आपको ये करना है कि मैं आपको ऐसा फील करा दूंगा जैसे आप अपने गुरु से सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, घर पे एक मोबाइल की, ऐसे नहीं कि आपके सामने मोबाइल है और आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख के मुझे पढ़ रहे हैं। ऐसा फील हो गया ना, बर्बाद हो जाएंगे। हमें फील ऐसा करना है कि हम क्लास में ही बैठे हैं। बेटा वो फील करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत, जब आपका गुरु बोलने के लिए बोले, फटाक से उस चीज को बोलकर देखना, बोलकर देखना। मैंने बोला अगर इसको बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? शीट।
देख रहे हो ई खींचेगा वहां, मैं बोलूंगा शीट और इसको बोलूंगा शिट। अब देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में भी। और जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसको कैसी साउंड में रखा गया, लॉन्ग साउंड शीट, और यहां शिट। तो ये होता है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड में डिफरेंसेस। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपके लिए लिखता हूं एक ये LATTER और एक मैं लिखता हूं बच्चे LETTER, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। आप जब इसको पढ़ोगे लेटर लेटर, इसको पढ़ोगे लेटर लेटर, आप पढ़ते हो ना द लेटर द फॉर्मर। तो जब आप वहां इस द लेटर को पढ़ते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, द लेटर। लेटर नहीं, आपको थोड़ा सा ले को स्ट्रॉन्ग करना है, लॉन्ग खींचना साउंड, लेटर 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 लेटर। डिफरेंस दिखाई दिया। अब जब आप इनको नहीं जानोगे, सपोज करो मेरे बच्चे मैं इनको ना समझाऊं और आपको मैं ग्रामर स्टार्ट कर दूं, टॉपिक पे आ जाता, तो जब मैं ये यूज भी समझा रहा होता आपको कि भाई एक होता है द लेटर, एक होता है लेटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चे वहां भी बताना पड़ता मुझे। एक बार में ही उन चीजों को समझ लो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, बेटा ये हो गया टेक्निकली डिफरेंस। और ये नॉन टेक्निकली, तीन तरीके से आप साउंड को जो है रिलेट करना। लॉन्ग समझ में आ गया? एक छुटकू से एग्जांपल और लिख देता हूं बेटा। अगर मैं लिख रहा हूं एक तो ये, ठीक है, और एक लिख रहा हूं ये, देखो कितना डिफरेंस है। बीच बिच। अब एक बच्चा कह रहा है भाई मैं तो गोवा गया, कहता गोवा जाके क्या क्या, कहता मैं तो बीच पे घूमा। अबे बीच पे नहीं घूमा होगा बे, बीच पे घूमा होगा। कहता है कोई बात नहीं, साउंड में क्या फर्क पड़ता है बेटा, लॉन्ग शॉर्ट साउंड से मीनिंग सर फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, अब मैं बात करता हूं बेटा लेजी साउंड की। सर लेजी साउंड कैसी होती है? लेजी होती है जिन्हें आप थोड़ा लो साउंड करके बोलते हो बेटा, लो साउंड करके। लो साउंड करके कौन सी साउंड को आप लेजी कह सकते हो? जैसे आप बोलते हो टुडे, एग, लथार्जिक, स्लंगिश। अब लथार्जिक जब बोलते हैं ना, लथार्जिक, लेजी कोई बोलते हैं, वर्ड का मीनिंग लथार्जिक, आप साउंड लो रखते हो। टुडे 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 साउंड लो रखते हो। एग साउंड लो होती है, इनको बोलते हैं लेजी साउंड, जो थोड़ा सा लो साउंड करके बोली जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। तो इस तरीके से इन साउंड का रिलेशन होता है। तो देखो हमने क्या सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज की अप्रोच। लैंग्वेज किससे आई? साउंड। साउंड दो टाइप से डिवाइड हुई, टोटल 44 हुई। स्पोकन इंग्लिश में देखोगे, स्पोकन नॉर्मल वोकैब याद करते टाइम या नॉर्मल बोलते चलोगे तो मेरे बच्चे इस तरीके से आप रिलेट करोगे। समझ आता है जी? अब आपके सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे नजर मारो, फिर मैं आगे की बात करता हूं बच्चे, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, चाय पियोगे? नहीं? ठीक है भाई ठीक है, अरे तुम लोग तो घर बैठे हो। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? सो लैंग्वेज में याद रखना किस तरीके से चीजें चलती हैं। अब आगे की बात करते हैं बच्चे, अब आगे की बात करते हैं। देखो अब इस चार्ट को क्यों ना आगे बढ़ा लिया जाए। अब इस चार्ट को बच्चे आगे बढ़ाते हैं, फिर बाद में कॉपी करना। ठीक है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज साउंड। अब साउंड मैंने बोला बच्चे हुई 44। बेटा साउंड से क्या बने? लेटर। आप देख रहे हो लेटर, दिमाग में लेटर नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेटर। तो यहां से बन के बच्चे साउंड से आगे लेटर। अब ध्यान देना बेटा, साउंड है 44 और लेटर कितने होते हैं? आपने बोला सर लेटर तो 26 होते हैं। अब बेटा साउंड 44, लेटर 26। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ मेरे बच्चे, जब आप इन लेटर्स को देखते हो, लेटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन को ही बेटा लेटर बोलते हैं। साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन को ही लेटर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। सो लेटर का मतलब क्या हो गया? रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। ठीक है बच्चे,
आगे दोनों, जब आप साउंड को लिखने की कोशिश करते हैं तो वो लेटर में कंसीडर कर ली जाती है। अब ये लेटर होते हैं 26, तो बच्चे ये भी डिवाइड कर दिए गए, आपको पता है। एक तो ये भी वावल लेटर्स VL लिख रहा हूं, कॉन्सोनेंट लेटर्स CL लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। वावल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर। वावल लेटर आपने कितने किए? 5, और कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हुए? 21। देख रहे हो बेटा साउंड और उसमें कितना डिफरेंस है। और साउंड कितनी है? वावल की 20, कॉन्सोनेंट की 24, और जबकि लेटर्स 21 और 5। तो साउंड ज्यादा है, लेटर कम है। उसका रीजन क्या हुआ बेटा? जब रिटर्न फॉर्मेशन को ही हम लेटर बोलते हैं, साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन क्या होती है? लेटर। सो क्या काम करा लिया गया? जैसे आपने अगर लिखना है, ध्यान से सुनना, अगर आपने लिखना है तो आप कई बार क्या देखते हैं, इस तरीके से आप साउंड को रिपीट करके काम चला लेते हैं, अगली साउंड बना लेते हैं। मतलब लेटर को रिपीट करके अगली चीज क्रिएट कर लेते हो, अगली चीज बना लेते हो। ये तो चीटिंग हुई ना यार। हाँ, इसलिए बेटा साउंड ज्यादा और लेटर कम है। आप एक ही चीज से काम चला ले रहे हो। जब आपको बिच बोलना था, एकदम से खत्म करना था, तो आपने आई लगा दिया। जब आपको उसको खींचना था, आपने ई लगाया, ए लगा दिया। मतलब उन्हीं लेटर से काम चला रहे हो, ठीक है। एक छोटी ई बनाने के लिए भी हिंदी में देख लो, और एक बड़ी ई बनाने के लिए भी आप उसी से काम चला लेते हो यार। जहां आपको ज्यादा खींचना होता है, लेटर रिपीट कर देते हो। इसका मतलब चालाकी कर रहे हो तो बच्चे आपने कम लेटर से सारे के सारी 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट कर लिया। इसलिए मेरे बच्चे जो लेटर्स होते हैं वो हमारे पास जो है कम होते हैं, साउंड्स होते हैं हमारे पास ज्यादा, क्योंकि हम बेटा लेटर को रिपीट करके नई साउंड को क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेटर्स हमें दिमाग में बैठ गया, रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। अब बच्चे आगे बढ़ लो। जब हम लेटर से आगे बढ़ते हैं तो लेटर के बाद हमें क्या दिखता है अपने आप में? वर्ड, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे नाउन आएगा, ठीक है। एक बार हम जरा आगे बढ़ते एक बार अब नाउन तक पहुंच जाएंगे। अब बच्चे अगला मैंने क्या लिखा? लेटर से क्या आया? वर्ड। सर ये वर्ड क्या होता है? अब तो हमने तो इतना तो देख लिया, अब ये वर्ड क्या होता है अपने आप में? तो ध्यान से सुनना, वर्ड को आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, दैट गिव्स मीनिंगफुल साउंड। बेटा लेटर्स की कलेक्शन है वर्ड, बट मीनिंगलेस साउंड नहीं, मीनिंगफुल साउंड। जब भी इस चीज की बात करोगे तो इसमें एक चीज जरूर आनी चाहिए, मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने लिखा OM, ठीक है, PL, क्या ये वर्ड बना? बेटा ये लेटर्स की कलेक्शन तो हो गया, बट ये वर्ड ना बन सका। क्यों? क्योंकि एक मीनिंगफुल साउंड नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता लैंग्वेज में। जब मीनिंग नहीं होता तो ये अपने आप में मीनिंगफुल साउंड नहीं बना, तो ये कट गया, गलत हो गया। दूसरा सुनो, अब अगर मैंने आपके लिए लिख दिया कम, COME, हमने देखा ये लेटर्स की कलेक्शन भी बना, मीनिंगफुल साउंड भी बना, तो ये वर्ड हो गया। क्लियर हो गया? अब ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ लेटर्स, बट उसके पास क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल साउंड। बच्चे उसी को हम क्या बोल देते हैं अपने आप में? वर्ड। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा इसी वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड से सीखने के लिए हम छोटे लेवल पे एक बार देख लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन कैसी की जाती है। वर्ड को फॉर्म करने के लिए कैसे आप चीजों को यूज करते हैं। अगर आपके दिमाग में वर्ड फॉर्मेशन आ गई, तो बात बन जाएगी बेहद गजब। क्यों? क्योंकि ये वोकैब के लिए बनेगा इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा आप रूट मेथड से वोकैब करते हो, अगर रूट मेथड से वोकैब करनी है तो आपको वर्ड फॉर्मेशन सीखनी होगी। इसलिए मैं आपको ले आया अब इधर। आपको सीखनी है वर्ड फॉर्मेशन, आपको सीखनी है छुटकू वर्ड फॉर्मेशन। अगर आपको बेसिक से चीजों को लेकर चलना है बच्चे, तो 2 सेकंड में पहलो इसको सीखो कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे की जाती होगी, कैसे एक वर्ड बनाया जाता होगा। सर ये जानना जरूरी है मेरे बच्चे, मैंने फिर बोला वोकैब कैसे याद करोगे,
कैसे याद करोगे जब आपको पता ही नहीं वो क्या वर्ड वो बना कैसे है। तो ध्यान देना जो वर्ड फॉर्मेशन है वो कैसे होती है बच्चे। वर्ड 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। वर्ड कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है? 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक उसमें वर्ड की बेसिक यूनिट होती है जिसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, जिसको हम रूट बोलते हैं। उस रूट को ही एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड मतलब ये बेस डिसाइड करता है उस वर्ड का, बेसिक यूनिट होती है। अब इस बेसिक यूनिट में हम क्या करते हैं बच्चे? कुछ प्रीफिक्स कर देते हैं या कुछ सफिक्स कर देते हैं। कुछ प्रीफिक्स कर देते हैं, कुछ सफिक्स कर देते हैं। उसके लिए ही हम यूज करते हैं पूरी की पूरी ये वर्ड फॉर्मेशन। जैसे ध्यान से सुनना बच्चे, मैं रूट की जगह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं काउंट, ठीक है। मैंने लिख दिया, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? एक सेकंड, हाँ दिख रहा है बेटा। मैंने लिख दिया काउंट, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पर काउंट। अब इस काउंट का अपना एक मीनिंग होता है, बिल्कुल जी भाई, काउंट का मतलब गिनना हो गया, अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है बच्चे। यू हैव टू काउंट इट, आपको इसे गिनना होगा। तो काउंट का मतलब अपने आप में सिंपल हो गया कि अपने आप में इसका एक मीनिंग तय होता है, ठीक है बेटा। एक काम करो, इसके पीछे एक सफिक्स कर दो, एबल। तो अब इसको जोड़कर जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? काउंटेबल। काउंटेबल, जब ये काउंटेबल बनेगा ये भी अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग देगा। तो इस एबल को ही मैं क्या बोलता हूं बच्चे? सफिक्स, जो किसी रूट के बाद में आके चीज ऐड होती है। जिस रूट के बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड के बाद में जो चीज ऐड की जाती है, इस ऐड का ही टेक्निकल नाम क्या हो गया बच्चे? रूट में कुछ सफिक्स किया जाता है। ये होती है बस टेक्निकल बातें और कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मैंने बोला वर्ड में कुछ सफिक्स किया जाता है, तो ये हो गया रूट में बाद में कुछ रूट के ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं सफिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, फिर मैंने बोला प्रीफिक्स करना। फिर मैंने बोला मेरे बच्चे प्रीफिक्स करना, तो जो रूट है उससे पहले कुछ आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स करना। सपोज आपने इसमें UN जोड़ दिया, UN जोड़ दिया, क्या बना? अनकाउंटेबल। अब इसका अपना एक मीनिंग आ गया। अब आप इसको देख पा रहे हो, इसका अपना एक मीनिंग आ गया। तो चीजों को इसी तरीके से आपको समझना है। जब आप ये देखते हैं पोली अपना मीनिंग रखता है, फिर आप इसमें प्रीफिक्स क्या करते हैं? मोनो अपना मीनिंग रखता है बेटा, तभी तो वो कैब याद होगी। जब आपको पता होगा कि हाँ ये रूट है, ये प्रीफिक्स किया गया है, अब इसका कुछ मीनिंग तय होगा, तभी तो जब मैं आपको रूट मेथड से वो कैब कराऊंगा तब तो चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज कैसे चीजें समझ आ जाएंगी? मैं कहूंगा चलो रूट मेथड से वो कैब करते हैं, आपने बोला सर रूट एक बार बता तो दो, होता कैसे है, कैसे चीजें काम करती हैं। तो बेटा हमारी तो 5 मिनट लगी, आपका बेसिक तैयार हो गया। की फर्क पैंदा भाई साहब, ठीक है। तो चीजों को समझना जरा टेक्निकली। आपने एक प्रीफिक्स देखा, एक रूट देखा और एक सफिक्स देखा। बेटा यहां से सीखो, जो ये रूट है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। साथ साथ बोलना, रूट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। इस रूट में पहले कुछ जोड़ोगे तो ये क्या होगा? प्रीफिक्स। बेटा इस रूट में बाद में कुछ जोड़ोगे तो ये क्या होगा? सफिक्स। पूरा का पूरा क्या तैयार हो जाएगा? वर्ड। दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। कैसे एक वर्ड को फॉर्म किया जाता है, जैसे आप अपने आप में देखते हैं ना। सपोज करो ये एक ट्री है, हाँ, जो इसकी रूट्स हैं यही तो है मेन, और बाकी सारी चीज इसमें एड ऑन की जाती हैं, इसीलिए उसको रूट बोल दिया। तो याद रखना मेरे बच्चे, रूट अपने आप में बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड है। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं बच्चे रूट वर्ड, ये गलत होता है ऐसे लिखना। याद रखना ये गलत होता है ऐसे लिखना। मैं बताता हूं इसको गलत क्यों बोलोगे। एक बात बताओ मेरे बच्चे, रूट वर्ड, अरे वर्ड कब बनता है? एक वर्ड के अंदर क्या क्या होता है? आपने बोला सर एक वर्ड के अंदर होता है रूट।
एक वर्ड के अंदर हो सकता है प्रीफिक्स, एक वर्ड के अंदर हो सकता है सफिक्स। इसका मतलब बच्चे रूट तो वर्ड का ही हिस्सा है, रूट तो वर्ड का ही हिस्सा है। सो रूट और वर्ड अलग अलग नहीं है, वर्ड के अंदर ही है रूट। तो पागल हो गए हो, रूट वर्ड क्यों लिख रहे हो? और इसको तो बच्चे टीचर्स भी गलती कर देते हैं, बोलते हैं रूट वर्ड मेथड। रूट मेथड बेटा, रूट वर्ड मेथड मत बोलो। रूट इज द पार्ट ऑफ वर्ड, रूट तो वर्ड का ही हिस्सा है। सो आप अगर यहां रूट वर्ड लिख रहे हैं तो ये तो आपने गलती कर दी, वर्ड में ऑलरेडी रूट इंक्लूडेड है, तो ये गलत होता है। क्लियर हो गया? आप ऐसे कह सकते हो बेटा, इसको रूट और हैश लगा के आप लिख सकते हो वर्ड, मतलब रूट से वर्ड तक की कहानी। आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये छोटी छोटी बातें बेटा यहां काम आती हैं, ये छोटी छोटी बातें यहां काम आती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? तो रूट उसका हिस्सा है, तो रूट वर्ड मत लिखा करो मेरे बच्चे, वो चीजें गलत होती हैं। ठीक है, डन है जी? चलो, तो हमने बोला प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, और बच्चे इससे ही पूरा क्या बना है? वर्ड। इसलिए मैंने बोला रूट इज द पार्ट ऑफ वर्ड। आगे देखो बेटा, जब हम इस प्रीफिक्स की बात करते हैं तो आप ध्यान से सुनो, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। देखो बेटा, जब आप लिखते हो प्रीफिक्स, आपको नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे वर्ड बना हो प्री प्लस फिक्स। देखो, फिक्स करना होता है, अटैच करना, फिक्स करना। फिक्स के भी देखो अपने अपने कई मीनिंग होते हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करना भी फिक्स कर देते हैं, कहता है तुम ही ठीक करो इस प्रॉब्लम को, यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम नाउ, मतलब तुम ही ठीक करो। तो फिक्स के भी अपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मीनिंग होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है ये। ठीक है, वैसे देखो प्री फिक्स, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। फिक्स का मतलब क्या होता है? अटैच करना। इसलिए प्री फिक्स का मतलब क्या हो गया? पहले अटैच करना। आगे देखो बेटा, सफिक्स, सफ का मतलब क्या होता है? आफ्टर। फिक्स का मतलब क्या होता है? अटैच करना। सफिक्स बाद में अटैच करना। इसका मतलब इनमें खुद भी, ये तो वर्ड तो है ही ना मेरे बच्चे, अगर आप इनमें भी देखोगे तो इनमें भी अपने आप में रूट, अपने आप में मेथड अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो एक बात देखो, अब जब आप इस प्रीफिक्स को और आप इस सफिक्स को दोनों को एक साथ देखते हैं तो इन्हें बोल दिया जाता है मेरे बच्चे एफिक्सेस। ठीक है, तो एफिक्सेस हमारे पास कितने टाइप के हुए? एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो जब आप प्रीफिक्स को और सफिक्स को एक साथ देखते हो तो मेरे बच्चे उसको क्या बोल दिया जाता है? एफिक्सेस। तो एफिक्सेस अपने आप में कितने में डिवाइड हुआ? प्रीफिक्स और सफिक्स। बीच में क्या आया मेरे बच्चे? रूट। रूट इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। सिंपल हुआ, दिमाग में बैठा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से वर्ड की एक अपने आप में फॉर्मेशन की जाती है। आसान है जी? चलो इसको हटा देता हूं बेटा। फिर मैं आपको इसी तरीके से वोकैब पढ़ानी स्टार्ट करूंगा जब मैं आपको रूट मेथड से वोकैब करा रहा हूंगा। ठीक है, तो आप अपनी चीजों को समझ पा रहे होंगे। रूट मेथड से वोकैब 60% सोल्व की जा सकती है, 50 से 60 से। ठीक है, तो इतनी वहां से करेंगे, बाकी आपको पता है मैं बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करूंगा, स्टोरी से, ठीक है, हर चीज से। तो वहां इन चीजों को दिमाग में हम बैठा रहे होंगे। ठीक है जी, पक्का? चलो यहां तक नजर मारो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। यहां तक कि हमने बातचीत कर ली। डन है जी? चलिए, इसका आपको प्रीफिक्स सफिक्स का नाउन की जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें एक चार्ट भी आपके पास दिख जाएगा जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने दिखाए होंगे। ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आगे बढ़ लेते हैं। आप आराम से कॉपी करना, आपके पास वीडियो ऐप पर 1 साल तक सेव है। तो हमारे पास पता है क्या होगा? हमारे पास ये कॉपी करने का भी तो टाइम सेव हो रहा है ना। आप कॉपी बिल्कुल बाद में करना बच्चे, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिनकी वीडियो बीच में रुक जाती है बच्चे, आप प्लीज नेटवर्क कनेक्शन अपना चेक करना, क्योंकि जैसे ही नेटवर्क वीक हो जाता है तो बफरिंग स्टार्ट हो जाती है और वीडियो रुक जाती है। हमारी साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हटाता हूं।
तो वर्ड फॉर्मेशन याद रखना, वोकैब में काम आएगा। अब यहीं से जरा अगली चीज की बात करते हैं, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड, साउंड से आया मेरे बच्चे लेटर, लेटर से आया वर्ड, ठीक है। अब वर्ड के बाद भी मैं आपको सिखाऊंगा, वर्ड के बाद अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं बाद में सिखाऊंगा मेरे बच्चे। वर्ड के बाद आती है फ्रेज, फ्रेज के बाद आती है, फ्रेज दिख रहा है ना, हाँ, फ्रेज के बाद आती है क्लॉज, क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। अभी हमने इन चीजों पे मैं लगा रहा हूं स्टार, क्यों बेटा? ये अभी नहीं, नाउन में ही बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, नाउन में ही बाद में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग भी पूरा फ्लो चार्ट कॉपी करके और इन 3 चीजों पे लगा देंगे स्टार। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है, इसी को मैं पढ़ाऊंगा बाद में। पता है कब? जब मैं आपको नाउन फ्रेज पढ़ाऊंगा तो पहले फ्रेज का जो है बेसिक तैयार कराऊंगा। जब मैं आपको मेरे बच्चे नाउन क्लॉज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लॉज का बेसिक तैयार कराऊंगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना। फिर जब मैं आपको सेंटेंस के लिए रिगार्डिंग पे जाऊंगा तो मैं आपको सेंटेंस का बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लॉज जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सेंटेंस का बेसिक पढ़ा दूंगा। आप ध्यान दो बेटा, ये है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लो चार्ट, देख पा रहे हो पीछे? पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का ये फ्लो चार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज और उसके बाद क्लॉज, सेंटेंस, पूरा का पूरा आपके पास एक पूरा का पूरा बेसिक तैयार हो गया। बेटा यहां तक सीख लिया, इसको आप बाद में मैं आपको क्लियर करके दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। सर अभी क्यों नहीं बता रहे? बेटा सारा बेसिक एक साथ इकट्ठा करने का कतई कोई फायदा नहीं होता। सारा बेसिक एक साथ करा दूं, आप बोर होना स्टार्ट कर देना। बेसिक उतना जानो जितना स्टार्टिंग में जरूरी है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी पहले मैं बेसिक कराऊंगा और फिर उसके बाद चीजों को लेके चलूंगा। बेटा बिल्कुल बैंकिंग के लिए क्या, हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है मेरा बैच। तभी तो बच्चे दा हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन भी मैं कवर करके चलता हूं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई अलग थलग नहीं रहा, सब एक हो चुके हैं बच्चे। इस बात को बेकार में बिल्कुल दिमाग में मत पालो, ठीक है। बस पैटर्न अलग है बैंक का, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है जी। चलो हटाता हूं अब इस सारी चीज को। अब बात करते हैं, तो हमने नाउन में इन चीजों को जाना और नाउन से ही हम अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस चीज को देखते हैं। बेटा अभी नाउन का बेसिक पार्ट खत्म नहीं हुआ। नाउन का बेसिक पार्ट खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी नाउन का जिक्र करने के लिए मुझे इस चीज को समझना होगा। देखो भाई, मैंने अभी अभी जिक्र किया बच्चे वर्ड का, याद है? आप देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं वर्ड से मेरा मतलब क्या है। बेटा वर्ड से आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड से आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक वर्ड ही रोल प्ले करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं जो 8 टाइप की होती है, आप सबको पता है, उसमें जो रोल प्ले करता है वही होता है हमारा अपने आप में वर्ड। सो एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना अपना एक रोल प्ले करता हुआ चलता है, अपना अपना एक रोल प्ले करता हुआ चलता है। अब ये सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है और उनका सारा थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं आपको अब क्लियर करके दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है और कैसे कैसे उनका बेसिक तैयार है, मैं सारा बेसिक एक बार आपको क्लियर करके दूंगा, तब नाउन स्टार्ट करने में मजा आएगा। जरा मुझे बता दो पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? आम दो जरा, पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन, बिल्कुल सही कहा, ठीक है जी। तो नाउन तो हम पढ़ेंगे ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी तो सिलेबस है हमारा, नाउन तो हम पढ़ेंगे ही, बट छोटे लेवल पे समझो नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? बोल दो बोल दो। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बेटा नाउन ये नहीं होता, छोटे दर्जे में बता रहा हूं, अभी छोटा छोटा इंट्रो लेंगे ना इनका, फिर नाउन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। बेटा नाउन क्या होता है याद रखना, किसी भी नेमिंग वर्ड को आप नाउन में कंसीडर करते हैं। नेमिंग वर्ड, किसी भी नेमिंग वर्ड को आप नाउन में कंसीडर करते हैं। सो आप क्या बोल दो इसको, इन शॉर्ट बोल के चलना मेरे बच्चे, नेमिंग वर्ड अपने आप में नाउन है। तो याद रखना नेमिंग वर्ड अपने आप में क्या है? नाउन है। अब बच्चे वो नेम किसका? विजिबल चीज है वो भी, और जो विजिबल नहीं, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो वो भी। जैसे हवा, अगर एयर चल रही है तो एयर विजिबल नहीं है, वो सिर्फ क्या है? फील कर सकते हैं आप, फील ओनली है। तो याद रखना विजिबल
चीजों को भी कवर करो और जिसको आप सिर्फ महसूस करते हो उन चीजों को भी कवर करो। सो हमने दोनों तरीके से सीखा। नेमिंग वर्ड में कवर होगा मेरे बच्चे जो चीजें विजिबल हैं वो भी, और जो चीजें फील ओनली है वो भी। इन शॉर्ट देखना, बहुत छोटे रूप में बताऊंगा बच्चे, फिर नाउन पढ़ाऊंगा तो आगे बात करूंगा, ठीक है जी। तो नाम किसी का भी हो मेरे बच्चे, मार्कर दिखाई देता है, माइक दिखाई देता है, आइज दिखाई देती है, हैंड दिखाई देता है, वॉल दिखाई देती है, बोर्ड दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, तो आपने उसको क्या बोल दिया? नाउन, ठीक है। उनके आपने नाम रखे, उनका नेमिंग वर्ड अपने आप में नाउन हो गया, छोटे लेवल पे। दूसरा बच्चे, एयर दिखाई नहीं देती सर, स्टिल बट उसका नाम तो है। हैप्पीनेस दिखाई नहीं देती बट फील तो होती है। तो उसी तरीके से आपने इनको नाम देने की कोशिश की, तो उसी को हमने क्या बोल दिया मेरे बच्चे? अपने आप में नेमिंग वर्ड ही नाउन है, चाहे कोई चीज विजिबल है और चाहे कोई चीज विजिबल नहीं है, इसका मतलब फील ओनली है। सो नेम ऑफ एनीथिंग नाउन है, नेम ऑफ एनीथिंग अपने आप में नाउन है, ठीक है जी। तो हमने इसको एक तरीके से और लिख लिया मेरे बच्चे, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का, किसी का भी नाम अपने आप में नाउन है। तो छोटे लेवल पे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने जान ली, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आपके पास नेक्स्ट क्या आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। आप देखो वर्ड फॉर्मेशन कैसे आएगी, वर्ड फॉर्मेशन कैसे काम आएगी बेटा? प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है, ध्यान देना भाई साहब, टेक्निकल तरीके से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। देखो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रो प्लस नाउन, ये अपने आप में क्या होता है? प्रोनाउन। एक बात बताओ, इसका मतलब नाउन है, हाँ, उसमें क्या प्रीफिक्स किया गया है? प्रो। बेटा प्रो का मतलब होता है प्लेस, और नाउन जो आप देख रहे हो नेमिंग वर्ड, इसका मतलब प्रोनाउन का मीनिंग क्या निकल के आया? जो किसकी प्लेस पे यूज हो जाए, नाउन की प्लेस पर यूज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। बचपन से जानते हो, प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब नाउन की प्लेस पर यूज होता है प्रोनाउन। बट इतनी सी बात आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं। जब आप प्रोनाउन को बोलते हैं, जो नाउन की जगह यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। सो मैंने बोला बच्चे को चल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल बता, तो उसने पता है क्या बोला? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। मैंने और प्रोनाउन? कहता बस इतने ही प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी लाइन में लिख रहा हूं, उससे याद रखना मेरे बच्चे प्रोनाउन क्या होता है। देखो प्रोनाउन अपने आप में ऐसे याद रखना, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ध्यान रखना मेरे बच्चे, बहुत काम आएगा नाउन पढ़ते टाइम। रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो एक नाउन को रिप्रेजेंट कर दे अपने आप में मेरे बच्चे, वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं लिख रहा हूं ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, बेटा ये ही बताओ प्रोनाउन है। वेरी गुड। किसको दिखा रहा है? किसी इंसान को सर। उस इंसान का अपना एक नाम होगा, हाँ, ये उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी इंसान को दिख रहा है तो बेटा वो इंसान, वो पर्सन अपने आप में क्या है? नाउन है, और उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। चलो मुझे जरा चीजों को समझने की कोशिश करना और बताने की कोशिश करना। बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम। मुझे जरा समझाने की कोशिश करो मेरे बच्चे, ये मैनी अपने आप में क्या है? मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम। मैनी की पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है? बेटा याद रखना, जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था, सीडीएस वाले सुन लें, और बाकी चीजों में भी मेरे बच्चे, बाकी एग्जाम वाले भी, सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन बच्चे 10 मार्क्स की आई थी और आती है। सीडीएस के एग्जाम में 10 नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन ही आती है। तो बच्चे उन चीजों को ध्यान से सीखते हुए चलना। और सीडीएस के हर पेपर में ही अब उसने पूछना स्टार्ट कर दिया है। देखो हमारे छुटकू का आंसर आने लग गए हैं, कईयों के आंसर सही है, कईयों के गलत हैं। ध्यान दो बेटा, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम। मैनी क्या है? ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से बहुत से,
मैनी होता है ना बहुत से, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से बहुत से। बेटा बहुत से क्या जानवर? आपने बोला मजे ले रहे हो सर, लड़कों में से बहुत से आए हैं, लड़कों में से बहुत से कौन? लड़के। इसका मतलब मेरे बच्चे ये मैनी किनको दिखा रहा है? लड़कों को। और लड़के अपने आप में क्या है? नाउन है सर। और जो नाउन को दिखाए बच्चे वो क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब ये मैनी यहां पर क्या है बच्चे? प्रोनाउन है। ये है टेक्निकल जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो हमने बोला मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, सो मैनी अपने आप में वहां क्या है बच्चे? प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे पता चला सर हमें प्रोनाउन है? प्रोनाउन इस तरीके से पता चला बच्चे कि जब तुम उसको यूज कर रहे हो तो उसको देखो तो सही, वो मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज को। कौन से बॉयज? हैव कम, जो आए हैं। सो मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से। बहुत से कौन है? ये लड़के ही तो हैं। ये तो है नहीं बेटा चीनी में से उठा दोगे नमक। अबे लड़कों में से तो टीचर्स तो उठेंगे नहीं, डॉक्टर्स तो उठेंगे नहीं, लड़कों में से तो लड़के ही आएंगे। तो लड़के वो नाउन है और नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे बच्चे मैंने अपने आप में क्या हुआ? छुटकू प्रोनाउन हुआ। तो बेटा आप कितनी गलत बात है, आप इसको सिर्फ इतना देख लेते तो प्लेस पर यूज हो जाए। अरे प्लेस बच्चा क्या जानता है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, उसके प्रोनाउन खत्म हो जाते हैं। बाकियों का क्या? ये भी तो प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो इन चीजों को याद रखना बच्चे, अपने आप चीजें समझ आएंगी। और अभी तो मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सीखते चले जाओ, फिर बाद में देखेंगे इनको बड़े लेवल पे। प्रोनाउन तो बहुत बड़ा है चैप्टर। जब प्रोनाउन कराऊंगा तो प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन कराऊंगा, जब नाउन कराऊंगा तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन कराऊंगा। बट तो अभी तो मैं बस छोटे लेवल पे समझा रहा हूं ताकि पूरा एक बेस तैयार हो और फिर हम नाउन स्टार्ट करें। ठीक है मेरे बच्चे? तो ऐसा नहीं हो सकता ना छोटे, मैं नाउन पढ़ा रहा हूं और प्रोनाउन का आपको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इन चीजों को। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सो प्रोनाउन समझ में आ गया? प्रोनाउन समझ में आ गया? तो जो किसको दिखाता है मेरे बच्चे? इसमें। चलो एक बात और बता दो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। बेटा सम बताना अब क्या है? अब सम समझाओ जरा क्या है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। अब समझ आ गया? आप समझ गए? आप बताओ तो जरा, फटाक से कमेंट करो, सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है? फटाफट कमेंट करें भाई। यूट्यूब पे भी देख रहा हूं मैं, वहां भी देख रहा हूं, कोई भी शैतानी ना करे, सभी कमेंट करें। पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, वेरी गुड, सबका सही है, ज्यादातर बच्चों का सही है। एक दो बच्चा अभी भी गलती कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों, समझ नहीं आ रहा क्यों। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, सम ऑफ द बॉयज को भी समझोगे तो क्या पाओगे? सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ, कुछ क्या, कुछ क्या? अरे स्टूडेंट्स, इसका मतलब मेरे बच्चे ये किनको दिखा रहा है? वो स्टूडेंट जो कुछ आए हैं। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ, कुछ क्या? चीनी तो नहीं है ना, नमक भी नहीं है, तो कौन है मेरे बच्चे? अपने आप में स्टूडेंट्स है, तो ये भी प्रोनाउन हो। वेरी गुड, समझ आया अब? तो अब तो आप प्रोनाउन को झटाक से पहचान लोगे, प्रोनाउन को झटाक से पहचान लोगे। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो दो पे गल्ला हो गई मेरे बच्चे। हमें क्या समझ में आ गया? हमें क्या समझ में आ गया? एक तो समझ आ गया नाउन और एक समझ में आ गया प्रोनाउन। चलो तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ हमारे पास क्या होती है? एडजेक्टिव। तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आती है एडजेक्टिव। ठीक है जी, चलो एडजेक्टिव को देखते हैं। ठीक है जी,
देखो मेरे बच्चे, एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? आपने बोला एडजेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे। ये नाउन हुआ, हाँ। ये प्रोनाउन हुआ, हाँ। एडजेक्टिव कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिटेल्स ऐड करती है मेरे बच्चे नाउन में और प्रोनाउन में। इसका मतलब ये मत रखना वो बचपन में रट लेते थे तुम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। ये बकवास है मेरे बच्चे। विशेषता कुछ नहीं है वहां। आप सिंपल बोलो, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो डिटेल ऐड कर रही है नाउन प्रोनाउन में मेरे बच्चे, वो इंफॉर्मेशन ही एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया ना? वो इंफॉर्मेशन ही एडजेक्टिव है। हाँ, कर दो, लगाना नहीं है, मतलब वैसे उसको करके छोड़। ठीक है, देखो तो हमारे पास एडजेक्टिव में क्या आ गया मेरे बच्चे? मैंने बोला ऐड डिटेल्स to the meaning of a noun or a pronoun। बच्चे, जो नाउन और प्रोनाउन में अपने आप में डिटेल्स ऐड करता है चुटकू, वही क्या होता है? एडजेक्टिव। बेटा, डिटेल्स ऐड करता है, जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एडजेक्टिव वो होता है। ठीक है, फिर बच्चा कहता है कि सर विशेषता ऐड करना भी तो सिम। बेटा, विशेषता जरूरी थोड़ी ना, आप बुराई कर रहे होगे तो बुराई कर रहे होगे तो, कुछ और बता रहे होगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो चीजें फिर वो डेफिनेशन कम रह जाती है। कम से मेरा मतलब है कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं चीजों को ऐसे शब्दों में पिरो जिससे वो एक ही शब्द में दिमाग में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। एक बात बताओ बेटा, मैंने इसको क्या बोला? क्या मैंने प्रोनाउन को ये बोला प्लेस पर यूज हो? नहीं ना। मैंने क्या, कितना प्यारी सी लाइन लिखवाई, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। जो एक नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो प्रोनाउन है। कितनी, ये हर जगह अप्लाई हो गई। नाउन किसी भी चीज का नाम हुआ ना बेटा। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करे। तो बात ऐसी सीखो जो एक जगह नहीं हर जगह अप्लाई हो मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब देखो एडजेक्टिव तुमने क्या सीखा हुआ है? गुड, बैड, नाइस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। ठीक है, इनसे बाहर आओ। थोड़ा सा एडजेक्टिव वो जानो जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान से सुना मेरे बच्चे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैंने बोला बॉय है, हाँ, तो बॉय नाउन है मेरे बच्चे। अच्छा, वो बॉय मैंने बोला कैसा है? गुड बॉय है भाई। तो इसका मतलब ये इसमें क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है। लड़का कैसा है मेरे बच्चे? अच्छा है भाई। तो अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो बेटा गुड एडजेक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव इसलिए मेरे बच्चे वो फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा है। देखो तो आप, चलो अब मैंने बोला मेरे बच्चे पेन है, हाँ, तो मैंने बोला मेरे बच्चे ब्लैक पेन है। ठीक है, तो आपने बोला हाँ सर ब्लैक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि पेन में डिटेल ऐड कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला मेरे बच्चे वॉल है, दीवार है, हाँ, ब्लैक वॉल है। तो अब बताओ क्या अब भी ब्लैक एडजेक्टिव? आपने बोला बिल्कुल सर। दीवार है जो कैसी है? ब्लैक है, तो ब्लैक उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव है। मैंने बोला सही है। आप ध्यान देना मेरे बच्चे, मैंने बोला पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल। मुझे बताओ मेरे बच्चे पेंटेड क्या है? मुझे बताओ पेंटेड क्या है? पेंटेड वॉल, पेंटेड क्या है? वेरी गुड। अब आया ना, एडजेक्टिव है सर। मैंने बोला एडजेक्टिव कैसे है? कहते हैं सर वॉल तो नाउन है, दीवार है नाम हो गया। ठीक है, और कैसी है? पेंटेड, पेंट की हुई है, प्लेन नहीं है, पेंट की हुई है, तो एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, चलो अब एक बात बताना छुटकू, अब एक बात बताना। आई हैव पेंटेड द वॉल। आई हैव पेंटेड द वॉल। मुझे बताओ मेरे बच्चे अब पेंटेड क्या है? अब पेंटेड क्या है? आई हैव पेंटेड द वॉल। अब बता दो पेंटेड क्या है? हा, वेरी गुड राहुल जैकर, बिल्कुल सही मेरे बच्चे मीनिंग, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बेटा बदल गया ना, अब तो वर्ब है, अब तो वर्ब है। तो बेटा फर्क है चीजों में। आई हैव पेंटेड, अब तो ये एक्शन दिखा रहे हैं, अभी मैं जिक्र भी करूंगा, एक्शन तो वर्ब हो जाता है मेरे बच्चे, अब तो ये वर्ब है, और यहां ये क्या एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब उसका चेहरा नहीं बताएगा आपको क्या है बेटा, उसका फंक्शन बताएगा।
पार्ट्स ऑफ स्पीच चेहरे से मत जज करना, फंक्शन से करना। तो आप क्या समझे, ध्यान से सुनो। पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द वर्ड, नॉट बाय द फेस ऑफ द वर्ड। चेहरे से मत बताना कि क्या है, काम से बताना कि क्या है। इसका काम क्या है, एक्शन दिखाना। आई हैव पेंटेड द वॉल, मैंने पेंट कर लिया वॉल, तो एक्शन तो वर्ब है मेरे बच्चे। पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल, पेंट की हुई दीवार, तो यहां तो ये इसमें इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है बस खाली, तो एडजेक्टिव हो गया। समझ आया, बहुत बढ़िया। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था बच्चे आपको कि हम फंक्शन से देखते हैं, चेहरे से नहीं। क्लियर हो गया ना। तो चेहरे से बयां नहीं होता हाले अंदाज, दिल में झांकना पड़ता है। समझ आया। तो मेरे बच्चे वही मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी भी फेस पर न जाना कि वो वर्ड का चेहरा कैसा रही है तो ये होता है, ना 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 ना। उसको तरीके से चीजों को समझना कि वो क्या है। क्लियर हो गया। कभी भी बताना मत चालू कर देना, अरे ये तो ये होता है, ये तो लिख ले देना। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक छोटे से मजाल मस्ती करते हैं। एक बात बताना बेटे, मैनी, ठीक है, मैनी बॉयज हैव कम। एक छुटकू सा सेंटेंस है। एक बात बताओ बेटा, मैनी क्या है? मैनी क्या है? अब बेटा मैनी को समझो, मैनी को समझो। ये बॉयज क्या है? नाउन, ठीक है। अब इसको छिपा दो। लड़के कितने? मैनी, बहुत से लड़के। अब देखो बहुत से लड़के, तो बेटा ये मैनी किस में डिटेल ऐड कर रहा है? बॉयज। बॉयज क्या है? नाउन। और जो नाउन में डिटेल जोड़े क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब है मैनी क्या है? एडजेक्टिव। इसको मैं डेटरमिनर भी बोल सकता हूं। डेटरमिनर अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं डेटरमिनर बोल के नहीं चल रहा, ठीक है ना बेटा। अभी आप बच्चे हो, अभी आप इसको एडजेक्टिव बोलो। ये डेटरमिनर भी कहलाता है, बात की बात है। सो ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप कंफ्यूज हुए? ये तो एडजेक्टिव है। मैनी बॉयज हैव कम, मैनी तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव, वो बात की बात है मेरे बच्चे। मैं टाइप्स वगैरह नहीं है कि एक दो बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है मेरे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सही टाइप लिख रहे हो, बट अभी टाइप का जिक्र नहीं कर रहा। अभी तो बस मैं नॉर्मल बता रहा हूं। चलो एक बात बताओ, अब बताओ, अब मैनी क्या है? अब मैनी क्या है? अब मैनी क्या है? मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम। वेरी गुड। अब मैनी प्रोनाउन है। मैनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत सी, लड़कियों में से बहुत सी, बहुत सी कौन? गर्ल्स। इसका मतलब बच्चे अब ये प्रोनाउन हो, और यहां ये क्या था? एडजेक्टिव था। तो मैनी प्रोनाउन का भी काम कर सकता है मेरे बच्चे, और मैनी एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। सम ऑफ द बॉयज, सम प्रोनाउन है। सम गर्ल्स, सम एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये कोई एक नहीं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। तो जो प्रोनाउन भी होते हैं और जो एडजेक्टिव भी होते हैं, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हम नहीं होंगे सर। फंक्शन बताएगा कोई क्या है, हम पागल नहीं है। मैं पूछूं बताओ मैनी क्या होता है, बताओ बताओ मैनी क्या होता है, कहता है हमें क्या पता सर। क्या पता है किसका काम कर ले? सेंटेंस में लिखो, सेंटेंस में लिखो ना, हमें क्या पता क्या क्यों किसका काम कर ले। तो बेटा ये रटना छोड़ दो। आज के बाद आप ये बोलोगे मेरे भाई मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तब बताऊंगा जब तू सेंटेंस लिखेगा। मैं पागल नहीं हूं तू लिख के कुछ भी पूछो और मैं वहां राग गाने लग जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्लियर हो गया ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो आप इस चीज में इस तरीके से बढ़ना। तो बेटा अब एक बात बताओ, मैं नाउन स्टार्ट तो कर रहा था, ठीक है, बट नाउन स्टार्ट करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेरे बच्चे। आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं कह सकता हूं आइडेंटिफिकेशन तो सीख लो। आप उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन तो सीख लो। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब ये चीज थोड़ी बहुत पता चल आपके दिमाग में चल जाएगी तो ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला कि एक बार चीजों को देखते चलो। मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, जीरो से ही पढ़ाऊंगा। इसीलिए तो बच्चे आपको मैंने बोला 5
5.5 महीने लगेंगे, बैच बहुत तसल्ली से खत्म होगा। वो कैब याद आया क्यों मैं एक्स्ट्रा क्लास में वो कैब के लिए बोल रहा था, ठीक है ना मेरे बच्चे, क्यों मैं वो कैब एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोल रहा था। अगर एक्स्ट्रा क्लास में वो कैब नहीं चलाएंगे, यहीं पे चला देंगे, तो ग्रामर भी इतने अच्छे लेवल से कैसे करा पाऊंगा, और मैं वो कैब भी। इसलिए वो कैब बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको वो भी आराम से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। देखो, तो नाउन हो गया बेटा, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये बताओ, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं, छोटे छोटे लेवल पे चीजें बताते हुए चल रहा हूं। छोटे लेवल पे क्यों बेटा, जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन को डिटेल में कर लेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन को डिटेल में करेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे एडजेक्टिव को डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हमने बस इन तीनों से फैमिलियर हो गए, ये नहीं कि हमें पता ही नहीं है क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे बच्चे फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, चीज पे जरा गौर फरमाइएगा, ये क्या है, ठीक है। पहले एक बार यहां तक नजर मारो, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक नजर मारो, मैं मिटा रहा हूं। तो आपने नाउन देख लिया बेटा, प्रोनाउन देख लिया और एडजेक्टिव देख लिया, ठीक है। चलो हटाओ, अब मैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं बेटा, मैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फोर्थ अपने पास क्या है, फोर्थ अपने पास क्या है, वर्ब। फोर्थ है हमारे पास वर्ब। ये मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, अपने आप में वर्ब क्या होती है, अपने आप में वर्ब क्या होती है, ठीक है, कि वर्ब का रोल क्या है और चीजें क्या है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ आ जाएगी। अब आपको वोकैब समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कल डे क्या हो जाएगा बच्चे, सैटरडे, ठीक है। आपका बैच कब है बच्चे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आज डे क्या है, फ्राइडे। तो आज हमारी क्लास है, इसका मतलब जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी बेटा, अगली क्लास कब होगी छुटकू, मंडे को, ठीक है। तो हमारे पास कल क्या होगा, सैटरडे, बेटा अगले दिन क्या होगा, संडे। इसका मतलब बेटा कल शनिवार को आप 9:45 PM पर 9:45 PM पर क्या करोगे, वोकैब। कल शनिवार को, मंडे टू फ्राइडे हमारा 9:30 से 11, ये बैच टाइमिंग है बच्चे, 9:30 AM to 11 AM, ठीक है, ये हमारी बेस्ट टाइमिंग है, सही है, ठीक है। बट अब कल हम शनिवार को रात को 9:45 पर बेटा क्या करेंगे, वोकैब। कल 9:45 पर वोकैब करेंगे। सर हमें वोकैब समझ आ जाएगी, आपको वोकैब समझ आ जाएगी मेरे बच्चे। सर वोकैब क्या पहली क्लास से करते हैं, दूसरी से, बेटा वो वोकैब है, उसको कहीं से कर लो, वो वहीं से समझ आ जाएगी। वोकैब की कोई क्लास नहीं होती कि एक दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपको वोकैब समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप शनिवार को वोकैब की क्लास देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, बात बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। सर ये वोकैब की क्लास होगी कहाँ, क्या ये ऐप पर होगी, ठीक है बच्चे, ये ऐप पर वोकैब की क्लास नहीं, ये वोकैब की क्लास आपके YouTube चैनल पे आपको चेक करनी है। YouTube चैनल आप मेरा विजिट कर लेना, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। इसका रीजन है चुटकू, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, इसका रीजन है ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसे हमारी ऐप पर कराता हूं तो ऐप पर जो आपकी कोर्स वैलिडिटी है वो है 1 ईयर की। आफ्टर 1 ईयर आपका जो ऐप से है वहां से चीजें हट जाएंगी, इसीलिए उसको हम ऐप पर स्टोर इस वीडियो को नहीं रख रहे। ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो, बहुत ज्यादा वीडियोस हो जाएंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूं। अगर वोकैब की भी मैंने आपकी ऐप पर ही वीडियो कराई तो हमारी ऐप पर बेटा ट्रैफिक बढ़ेगा, चीजें वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगी। इसीलिए आपका ये जो चीज है, मैं वोकैब सेशंस हमेशा बेटा यूट्यूब पर होंगे, हमेशा यूट्यूब पर होंगे, ठीक है। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह मेरा यूट्यूब चैनल है, आप विजिट करना, हमेशा ही यूट्यूब पर होंगे। सो जैसे ही आप चैनल पर जाओगे, ठीक है, आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई दिखाई देगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई दिखाई देगी, वोकैब सेशंस बाय जयदीप सिंह। उसमें जयदीप सिंह या बाय जयदीप सर लिखा होगा बेटा, वोकैब सेशंस बाय जयदीप सर,
एक प्लेलिस्ट है वोकैब की, बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे वोकैब सेशंस आ जाएंगे, सारे वोकैब सेशंस आ जाएंगे। सर ये सारे कितने हैं बेटा, ध्यान से सुनो। वोकैब सेशन नंबर 1 से लेकर वोकैब सेशन नंबर 49, मतलब मैं 49 क्लासेस ले चुका हूं वोकैब की, ठीक है। 49 क्लासेस ले चुका हूं। सो आपको क्या करना है सर, आपको बेटा वो पहली क्लास से लेके 49 वो तो देखोगे ही देखोगे, बट कल शनिवार को कौन सी क्लास है 50 वाली, बेटा यहां से आप पढ़ना मेरे साथ स्टार्ट कर दोगे। सर आप कब रुकोगे, मैं कराता रहूंगा भाई वो कैब, मैं कराता रहूंगा। तो सोचो जब 5 महीने में, ठीक है, 5 महीने में जब तक आपका बैच खत्म होगा बेटा, मैं आने वाली 100 क्लास कम से कम ले चुका हूंगा, 80 से 100 क्लास और। अगर मैं 80 से 100 क्लास और आपके आते आते ले चुका हूंगा तो 100 घंटे तो ये वो कैब हो गई बेटा, कुछ आपके वाली ये वो कैब और ऐड कर लो तो बेटा आप 150 प्लस घंटे ही वो कैब याद कर जाओगे। इससे ज्यादा बताओ और क्या चाहिए तुम्हें, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं मैं। इसीलिए बच्चे वो चीज मैं यहां पर आपको फिक्स करके चलता हूं। वो कैब की टाइमिंग बेटा ये फिक्स है 9:45 PM। शनिवार राती मैंने नींद नहीं आती तो वो कैब आती है, तो ये 9:45 पर वो कैब की टाइमिंग फिक्स है। सर हफ्ते में कितनी वो कैब की क्लास होंगी बेटा, 3 से 4 तो मैं लेता ही लेता हूं, बट मूडी आदमी है हम लोग, कई बार 7 के 7 दिन ले लेते हैं 9:45 पर, ठीक है। हफ्ते में 3 से 4 दिन तो है ही है मेरे बच्चे, और मूडी आदमी है अपने आप में इतना ले लेते हैं बेटा। इतना तो कोई वो कैब स्पेशल में आपको 150 घंटे ना करा के दे कोई टीचर, 150 आवर्स प्लस वोकैब कोई वोकैब स्पेशल में ना कराए, ठीक है। बिल्कुल हाँ, क्या सर ये एक्स्ट्रा जो वोकैब सेशन है इनका कोई चार्जेज है, ऐसा नहीं है मेरे बेटे, ये सब फ्री है। हमसे जितना बन पड़ता है, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना फ्री कराता हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो। ग्रामर सेक्शन आपका, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस पेपर्स सारे आपके मंडे टू फ्राइडे बेटा 9:30 से 11 बजे के आपके इस बैच में होंगे। प्लस जितनी भी ये वो कैब होगी मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। दूसरा बेटा ये हर एक वीडियो सेव रहेगी, हर एक वीडियो सेव रहेगी, वीडियो की क्वालिटी भी बेस्ट होगी, साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको झकास क्वालिटी मिलेगी। सर किस मेथड से कराओगे बेटा, रूट से भी, पिक्चर से भी, स्टोरी से भी, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं हम। तो ये चीज है जो पुराने बच्चे हो जानते हैं। आज आपको मैंने वर्ब ना बता के 4th पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको ये सिस्टमेटिक वे बता दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब हमने कितना प्यार से चीजों को समझ लिया, बहुत ज्ञानी बच्चे हैं आप, इसलिए मैंने आज ही आपको बता के चल लिया किस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है ना भाई। तो आप अपने आप को ये माने कि हमारा बैच हुआ बेटा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी, 9:30 से 11, ये बात बिल्कुल सेपरेट है। इसमें सब करेंगे हम, इस बैच में सब होना बेटा, कॉम्प्रिहेंशन भी, आपका ग्रामर, प्रैक्टिस पेपर सब। बट हम बस किसको अलग कर रहे हैं बेटा, वोकैब आपकी यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल मैंने अपना नाम बता दें, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग बेटा उसकी फिक्स है 9:45 PM से लेकर बेटा मैं इसको रात के 11 बजे तक कर देता हूं। मन पे है 10:30, 11, 11:15 जब भी है वो मंतव्य है, मतलब शुरुआत ये है। तो इस तरीके से सर ये वीक में कितने दिन, अभी भी मैंने बोला बच्चे 3 से 4 दिन, और हम मोडी आदमी हैं, जैसे लास्ट 2 वीक से मैं हर वीक में 7 दिन ले रहा हूं, तो प्लस आप लगा के चलना कितने भी। इस तरीके से क्लास में मैं प्रॉपर अनाउंस करूंगा, आज वो कैब की क्लास है, आज ये है, प्रॉपर अनाउंस करूंगा, और शाम को 6 बजे तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर कि 9:45 से वो कैब होनी है। और दूसरा ये बेटा रिकॉर्डेड नहीं, ये लाइव होंगी, जिसमें मैं 49 सेशंस ले चुका हूं। कल 50 वाला सेशन है, शनिवार को कल 50 वाला सेशन है, ये 40। और प्रॉपर आपको एक वोकैब का रजिस्टर मेंटेन करना है मेरे भाई, रजिस्टर मेंटेन करना है। इसका मतलब हर दिन आपकी 2 क्लास होंगी, एक तो 9:30 से 11 सुबह इस बैच की, और एक रात को वोकैब की। तभी तो मैंने बोला था मेहनत करेंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, ठीक है। और PDF में 45 है, उसमें और 4 अपडेट नहीं की मैं, और 4 अपडेट कर दूंगा मेरे बेटे, उसमें और 4 अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी, उसमें और 4 अपडेट हो जाएंगे, कोई नहीं है।
चलिए डन है मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे को हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से, और फिर नाउन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। परिवार के साथ रहें, हमेशा खुश रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने गुरु पर विश्वास करने के लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल रात को 9:45 पर। कल शनिवार हो जाएगा, शनिवार को 9:45 पर मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्स्ट्रा क्लास वोकैब के साथ। सबको समझ आएगा, बेफिक्र रहना, और पहले के सेशंस बाद में देखना एक एक करके डेली, ठीक है, और रजिस्टर मेंटेन करना है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शट अप।